आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स होंगे कुछ कास्टिंग प्रोसेस पे, ओके, मेटल कास्टिंग पे। तो ये सारे प्रॉब्लम किसी जेई के प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं, ओके। और इस लेक्चर में हम लोग इन सारे प्रॉब्लम्स को वन बाय वन बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ चैपलेट इज, चैपलेट ऑप्शन दिया हुआ है ए, जस्ट लाइक चूज टू इंश्योर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, बी, टू प्रोवाइड एफिशिएंट वेंटिंग, सी, टू सपोर्ट द कोर्स, और डी, टू जॉइन लोअर एंड अपर पार्ट्स ऑफ द माउल्डिंग बॉक्स। देखिए चैपलेट क्या होते हैं, डी तो बिल्कुल नहीं होगा, और चूज की तरह इसको यूज किया जाता है ये भी नहीं होगा, तो ए नहीं होगा, ए और डी नहीं। टू प्रोवाइड एफिशिएंट वेंटिंग ये भी नहीं होगा, आंसर सी होगा, टू सपोर्ट द कोर्स, ओके। देखिए अगर हम लोग कोई हम लोग कास्टिंग बना रहे हैं जिस इस शेप में है, ओके, ऐसे है, तो इसको अगर हम लोग ये अगर हमारा कास्टिंग है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ये हमारा माउल्ड बॉक्स होता है और इसे से बनाना है कि ये बीच में ऐसे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, सैंड भरा हुआ है, जो भी भरा हुआ है, या बीच में ये इतना होलो स्पेस रखना है, इतना खाली रखना है, इतना हमें खाली रखना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए क्या करेंगे, हम एक पैटर्न डालेंगे इसमें। ये पैटर्न है, लेकिन ये पैटर्न अपने आप तो खड़ा रहेगा नहीं, अपने आप तो ऐसे ही खड़ा रहेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे ऐसे यहाँ पे, ये सपोर्ट सिग्नली यहाँ पे भी सपोर्ट देंगे। इन्हीं दो सपोर्ट को हम लोग कहते हैं चैपलेट्स, और ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं कोर। तो जाहिर सी बात है चैपलेट्स का यूज किया जाता है कोर को सपोर्ट करने के लिए, ओके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नो, बी नहीं, सी, ओके, टू सपोर्ट द कोर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है हमें, द चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग इज। डाई कास्टिंग समझते हैं आप लोग, एक डाई होती है और हम लोग क्या करते हैं, मोल्टन मेटल्स में ले जाकर रखते हैं और उसके द्वारा हम लोग इसको कास्टिंग करते हैं, ओके। तो डाई कास्टिंग का एक बहुत ही सबसे बड़ा, वैसे इसके डाई कास्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि हाई प्रोडक्शन रेट्स पॉसिबल होते हैं। ऑप्शन डी, देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग थिक सेक्शंस इन स्मॉल कास्टिंग, ये डाई कास्टिंग का बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं है, ये बिल्कुल काम ही नहीं है। कास्टिंग ऑफ इंजर्ड्स इज पॉसिबल, ओके, लेकिन ये डाई कास्टिंग का विशेष फायदा नहीं है। ये हो सकता है लेकिन बाकी और सारे प्रोसेस में भी ये पॉसिबल है। वाइड टॉलरेंसेज आर पॉसिबल, नहीं, ये बिल्कुल भी एक मेजर एडवांटेज नहीं है। तो मेजर एडवांटेज है डाई कास्टिंग का वो ये है कि हाई प्रोडक्शन रेट्स आर पॉसिबल, ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस इज ऑब्टेन्ड थ्रूआउट द माउल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माउल्डिंग मशीन। इनमें से किस मशीन द्वारा यूनिफॉर्म हार्डनेस का
हमें सैंड ऑब्टेंड होता है पूरे माउल्ड में। तो देखिए एक इक्विपमेंट होता है सैंड सिलिंडर, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है सैंड सिलिंडर। सैंड सिलिंडर क्या होता है कि हम एक नोजल टाइप होता है, उसको हम लोग घुमाते हैं बीच में। क्या करते हैं, हम लोग उस फ्लास्क में घुमाते हैं और उसको घूमने से जितने भी सैंड्स होते हैं वो बहुत ही फोर्स के साथ और बहुत ही तेजी से वो दूरी पे जाके चिपकते रहते हैं। मतलब आउटर प्रिफेरी शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे लेयर बाई लेयर अंदर तक जाते रहते हैं। तो या फिर नोजल के थ्रू भी हम करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हमें यूनिफॉर्म हार्डनेस का माउल्ड मिलता है। हर जगह हार्डनेस जो होता है वो बराबर होता है, क्योंकि हम हर जगह बराबर ही फोर्स से सॉइल को या जो भी हमारा माउल्डिंग मटेरियल है उसको हम लोग फेंक रहे हैं। तो सैंड जो होता है सैंड सिलिंडर की सहायता से यूनिफॉर्म हार्डनेस का बनाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 तो नीचे है, तो अगले स्लाइड में देखेंगे। 6 को देखते हैं। इन ऑर्डर टू रैम द सैंड softer on the pattern face and harder at the back of the mold, which of the following type of molding machine is used? मतलब सवाल ये कह रहा है कि हमें जो सैंड है, माउल्ड सैंड है, उसको हमें रैमिंग करनी है और इस तरह से रैमिंग करनी है कि जो पैटर्न का फेस होता है, जो भी हमारा पैटर्न उसके जो फेस होता है वहाँ पे सॉफ्टर हो, ठीक है, मतलब उसमें कम फोर्स से प्रेस करना है। और जो बैक ऑफ द माउल्ड है, मतलब माउल्ड का जो पिछला हिस्सा है, बैक वाला हिस्सा, वो बहुत हार्ड होना चाहिए, बहुत हार्ड होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग रैमिंग के लिए कौन सी मशीन का यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मतलब हम लोग स्क्वीज करते हैं। स्क्वीज करने में क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारा मोल्डिंग सैंड है उसको हम लोग दबाते हैं, चारों से दबाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा ना कि जो माउल्ड के सबसे बैक वाला सरफेस होगा वो बहुत ज़्यादा कंप्रेशन फील करेगा और वो हार्ड हो जाएगा, जबकि जो पैटर्न के पास वाला हिस्सा रहेगा, पैटर्न मतलब अंदर वाला हिस्सा रहेगा, तो वहाँ पे जो सरफेस रहेगा ना, माउल्ड सैंड रहेगा ना, वो भी सॉफ्ट ही रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्क्वीजिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द taper provided on pattern for its easy and clean withdrawal from the mold is called taper allowance, draft allowance, distortion allowance और pattern allowance। देखिए टेपर अलाउंस क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बी ड्राफ्ट अलाउंस, तीसरा है डिस्टॉर्शन अलाउंस और पैटर्न अलाउंस। पैटर्न अलाउंस क्या होता है कि हमने पैटर्न बनाया और हमने उसकी सहायता से माउल्ड कैविटी प्रोड्यूस किया। पैटर्न बनाया, पैटर्न की सहायता से माउल्ड कैविटी प्रोड्यूस किया और फिर हमने उसमें मोल्डर मेटल डाला और हमारा कास्टिंग बन गया। पर ऐसा होता है ना कि हमने जो बनाया है पैटर्न अलाउंस, वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ मतलब जिस एक्यूरेट डायमेंशन में हमें चाहिए वो नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसको बाद में कास्टिंग निकालने के बाद से उसकी मशीनिंग करते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा उस पर अलाउंस देना पड़ता है, जिसे हम पैटर्न अलाउंस करते हैं। इसका इजी रिमूवल से कोई लेना देना नहीं है। डिस्टॉर्शन अलाउंस, डिस्टॉर्शन अलाउंस क्या होता है, देखिए जब नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग होती है, मतलब कुछ पैटर्न के डिजाइन ही ऐसे होते हैं, जैसे कि ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एरिया कम दिख रहा है, जबकि इधर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में एरिया जो है वो ज़्यादा है इधर, तो इधर जल्दी कूलिंग हो जाएगी और इधर देर से कूलिंग होगी। तो अगर इस रूप में हम लोग पैटर्न बनाते हैं तो हमारा सॉलिडिफिकेशन के बाद से जो कास्टिंग बनेगी वो कुछ ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं ना कि डिस्टॉर्शन अलाउंस देते हैं, मतलब पहले ही हम ऐसे बनाते हैं और थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होने के बाद में ये इस तरह का हो जाता है।
तो हमें रिक्वायर्ड जो शेप था वो मिल जाता है। तो ये डिस्टॉर्शन अलाउंस जो कि बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा ड्राफ्ट अलाउंस है। ड्राफ्ट अलाउंस दिया जाता है हमें, थोड़ी सी स्पेस दी जाती है ताकि हम लोग आसानी से अपना काम कर सकें जो भी करना है। उसके अलावा होता है टेपर अलाउंस। टेपर अलाउंस क्या होता है कि अगर मान लेते हैं हमारा ये माउल्ड बॉक्स है, एक सेकेंड, ये हमारा माउल्ड बॉक्स है, ओके। ये हमारा माउल्ड बॉक्स है और हमने इसमें एक पैटर्न दिया है, हमने इसमें ये हमारा पैटर्न है, सपोज ये हमारा पैटर्न है, ओके। और बाकी ये सारे मिट्टी है जो भी हो भरे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पैटर्न है। हमने क्या किया कि पैटर्न डाला और पैटर्न को हम लोग फिर से वापस निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगी, कैविटी दिखेगी इस तरह की कैविटी। अगर निकाल लेंगे तो हमें कैविटी दिखेगी और इसी कैविटी में क्या करते हैं कि मोल्टन मेटल पावर करते हैं। मोल्टन मेटल को गिराते हैं जिससे क्या हो जाता है, हमारा भर जाता है पूरी तरह से मोल्टन मेटल से। ये मोल्टन मेटल, लेट्स सपोज ये मोल्टन मेटल से पूरी तरह भर गया, ओके। मोल्टन मेटल से भर गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देंगे और जैसे ही सॉलिडिफाई होने के बाद से हम इसको वापस निकालेंगे कैसे, हमें जनरली ये जो दिख रहा है माउल्ड दिख रहा है, इसको तोड़ देते हैं। तो डिपेंड करता है ये मिट्टी का है अगर या वैक्स का है, प्लास्टिक का है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ये मेटल का भी होता है, ठीक है। तो वैसे तो नहीं निकाल पाएंगे हम, पर जनरली ये मिट्टी का होता है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं, ओके। इसको तोड़ देंगे तो हमें ऐसे मिलेगा। लेकिन जिस टाइम पैटर्न था यहाँ पे उसको अगर निकालते हैं ताकि हम उसमें मोल्टन मेटल डाल सकें, तो ये जो मिट्टी का बना हुआ है, ये साइड में जो बना हुआ है मिट्टी का बना हुआ है, ये वाला जो बना हुआ है मिट्टी का, इस पर क्या होता है ना, स्क्रैच आता है, ठीक है। और लगातार कांटेक्ट में है ये पैटर्न और ये हमारा जो माउल्ड कैविटी है, ये लगातार कांटेक्ट में है। तो क्या होता है, यहाँ पे खींचता है और रफनेस आती है और फिर उसमें मोल्टन मेटल डालेंगे तो हमारा सरफेस फिनिश अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको आसानी से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टेपर अलाउंस देते हैं। मतलब हमारा पैटर्न जो रहता है वो कुछ ऐसे रहेगा, इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर उसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। और ये हो गया हमारा माउल्ड बॉक्स, ठीक है। तो ऐसे होता है। और हम इसको निकालेंगे, जैसे ही ऊपर करेंगे, ऊपर सरफेस कांटेक्ट में, लेकिन उसके बाद जस्ट बाद अगर यहाँ पर हम लोग देखें, अभी तो कांटेक्ट में है, यहाँ पे मिट्टी भरा हुआ है, सब जगह कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही इसको हम लोग ऊपर खींचेंगे, खींचने के बाद से क्या होगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। इसकी जो थिकनेस देखेंगे ये कम है एज कम्पेयर टू इसकी थिकनेस। तो जब ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो स्पेस बचा रहेगा, मतलब कांटेक्ट से छूट जाएगा, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बाद में हम लोग जितने रिक्वायर्ड है उतना रख लेंगे और बाकी सबको एक काट के निकाल देंगे, हमारा जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। तो जनरली हम इसका यूज़ करते हैं ताकि आसानी से निकल जाए और किसी तरह की परेशानी नहीं है। इसको बोलते हैं टेपर अलाउंस। तो आपने इसे पढ़ा होगा, मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ और प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। तो प्रॉब्लम्स के साथ साथ ही जो कुछ भी जानकारी थोड़ी बहुत था उसे उसके साथ मैं दे सकता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ए, टेपर अलाउंस। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग प्रोसेस। इसमें से कौन सा जो है वो एक कास्टिंग प्रोसेस नहीं है। कार्थियस प्रोसेस कास्टिंग प्रोसेस है, बिल्कुल है। उसका सेमी सेंट्रीफ्यूगल मेथड बिल्कुल कास्टिंग प्रोसेस है। स्लश प्रोसेस, ये भी स्लश कास्टिंग होता है। एक जो बीच में बचाता है जो कि कास्टिंग प्रोसेस नहीं है वो है एक्सट्रूजन। ओके, एक्सट्रूजन कास्टिंग प्रोसेस नहीं है। तो एक्सट्रूजन क्या होता है, देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ इतना कि एक्सट्रूजन जो होता है वो मतलब गर्म कर देते हैं मेटल को और एक स्मॉल होल से उसको पास कराते हैं ताकि वो उसी होल के शेप का हो जाए, ठीक है, और बाहर निकलता है वो सॉलिडिफाई रहता है। तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट ए कास्टिंग प्रोसेस। ये
और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है पर कास्टिंग प्रोसेस नहीं है, तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है नॉट ए कास्टिंग प्रोसेस, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक्सट्रूजन इज नॉट ए कास्टिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सरफेस टू बी मशीन्ड और मार्क्ड ऑन द पैटर्न बाय फॉलोइंग कलर। देखिए कभी कभी नहीं, इंडस्ट्री में बहुत बार क्या होता है कि हम एक दूसरे से जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग कलर कोडिंग का यूज करते हैं, तो डिफरेंट तरह के कलर का यूज किया जाता है, जिसके आधार पर हम लोग या फिर कोई भी इंडस्ट्री के व्यक्ति समझ जाता है कि इसका क्या मतलब है। जैसे अब कास्टिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो पैटर्न का जो कलर होता है वो बहुत कुछ बता देता है। ओके, जनरली ये फाउंड्री शॉप में किया जाता है, तो कलर कोडिंग और भी जगह यूज किया जाता है, रेजिस्टेंस में, वायर्स में और भी कई जगह किया जाता है। तो फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे पैटर्न का कलर कोडिंग का क्या मतलब होता है, थोड़ा बहुत जानेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैक। ब्लैक का मतलब क्या होता है? देखिए ब्लैक कलर के पैटर्न कलर है, इसका मतलब होता है कोर प्रिंट्स फॉर मशीन्ड ओपनिंग्स, अनमशीन्ड ओपनिंग्स। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पैटर्न है ना, इसको हम कोर प्रिंट्स बनाएंगे और वो भी अनमशीन्ड ओपनिंग्स के लिए। अनमशीन मतलब इसका मशीनिंग भी नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट दूसरा है येलो। येलो कलर का अगर पैटर्न है, इसका मतलब ये हो जाता है कि सरफेस इज टू बी मशीन्ड, मतलब इस पैटर्न का यूज करने से, कास्टिंग बनाने से जो सरफेस प्रोड्यूस होगा उसको भी मशीन किया जाना है, मतलब मशीनिंग अलाउंस उस पर दिया हुआ है। ओके, तीसरा है रेड। रेड का मतलब होता है, कभी कभी ऑरेंज भी देते हैं इसकी जगह पर, लेकिन रेड का मतलब होता है जनरली कि सरफेस को फिनिश नहीं किया जाना, बस जैसे कास्टिंग हो गई है वैसे ही कास्टिंग रखना है। इसको सरफेस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, कास्टिंग जैसे है वैसे ही इसको रखना है। और तीसरा है, चौथा है ब्लू। तो ब्लू का मतलब ब्लू का यूज नहीं किया जाता है शायद इसमें, ठीक है। तो हमारा जो सवाल था वो था कि सरफेस टू बी मशीन मार्क ऑन द पैटर्न बाय फॉलोइंग कलर, मतलब जिसको मशीन किया जाना है उसको हम लोग किससे मार्क करते हैं? तो ऑब्वियसली इसको हम मार्क करते हैं येलो से। येलो का मतलब होता है कोर प्रिंट्स फॉर मशीन ओपनिंग्स। तो येलो से हम मार्क करते हैं, इसका मतलब होता है सरफेस को भी मशीन की जानी है, तो इसका साइन हो जाएगा ऑप्शन बी येलो। ओके, उम्मीद है आप लोग इतना समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कुछ हमने 3 कर लिया था ऊपर, इधर 4 देखते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ शेल मोल्डिंग इज दैट, देखिए शेल मोल्डिंग का मुख्य जो फायदा है वो क्या है? इसका मुख्य फायदा ये है शेल मोल्डिंग का कि प्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है। हम कह सकते हैं मेन जो फायदा है वो ऑप्शन डी, हाई प्रोडक्शन रेट इज पॉसिबल शेल मोल्डिंग। मतलब हम मोल्डिंग करते हैं एक शेल में और फिर से उसको निकालने के बाद अगेन फिर उसमें मोल्डिंग करते हैं, तो इससे ये फायदा होता है कि हम प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कम समय में लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 5, इन सैंड मोल्डिंग द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लास्क इज कॉल्ड। देखिए जो सैंड मोल्डिंग होता है उसमें जनरली 2 या 3 तरह के बॉक्स होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं हम कोप, COPE कोप। कोप नीचे वाले को बोलते हैं ड्रैग, और जो बीच वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं चीक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चीक। तो ये बीच वाला कई नहीं भी होता है, कई सारे सैंड मोल्डिंग बॉक्स में बीच वाला नहीं भी होता, वो डिपेंड करता है। अगर कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो हम बीच वाला बनाते हैं, या हाइट ज़्यादा है तो बीच वाला बनाते हैं, या फिर अगर कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है तो हम चीक नहीं भी बनाते हैं। तो 3 पार्ट्स होते हैं, कोप, ड्रैग एंड चीक। 3 तरह के पार्ट्स होते हैं, कोप, ड्रैग एंड चीक। तो सवाल हमारा है इन सैंड मोल्डिंग द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लास्क इज कॉल्ड। बॉटम मोस्ट मतलब सबसे नीचे वाला, तो इसको हम लोग ड्रैग बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई। तो ड्रैग सबसे नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ड्रैग।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कहता है सरफेस टू बी मशीन ऑन द पैटर्न इज मार्क्ड बाई फॉलोइंग कलर। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। इसका सही आंसर है बी, येलो कलर से, जिसको मशीन किया होता है तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द विथड्रॉल ऑफ पैटर्न, मतलब पैटर्न को हम आसानी से निकाल दें, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हमने पीछे देखा था ड्राफ्ट प्रोवाइड किया जाता है, ड्राफ्ट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, टेपर अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है। देखिए ड्राफ्ट और टेपर दोनों ही लगभग सेम ही तरह के नाम है, ठीक है। और अगर दोनों दिया हुआ जैसे ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ तो हम टेपर को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि उसे ज़्यादा क्लियर मीनिंग स्पष्ट होता है। वैसे ड्राफ्ट का भी यूज किया जाता है सेम पर्पज़ के लिए। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 10 का आंसर हो जाएगा डी, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग डिफेक्ट। कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। कई तरह के कास्टिंग डिफेक्ट्स होते हैं, मिश्रण होता है, हॉट टीयर्स होता है, और भी कई तरह के होते हैं। उसमें से एक है हॉट टीयर। ओके, हॉट टीयर का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग की वजह से वो क्रैकिंग आई थी उसमें और वो गिरने लगता है, तो हमको लगता है हॉट टीयर। ब्लो होल भी होता है, हवा के ट्रैप रहने से, कैप्स भी होते हैं, डीकार्बोनाइजेशन। ये आपको लगता है कि ये कास्टिंग प्रोसेस का डिफेक्ट है? नहीं, किसी भी तरह से नहीं लगता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये डीकार्बोनाइजेशन। ये ऑफकोर्स एक मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉपर्टी इन्हांसिंग या फिर प्रॉपर्टी चेंजिंग वाला प्रोसेस है, पर ये कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सवाल पूछा है नॉट अ कास्टिंग डिफेक्ट, तो ऑफकोर्स हमारा सही आंसर हो जाएगा डीकार्बोनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कोप इन द फाउंडिंग प्रैक्टिस रेफर्स टू। कोप क्या होता है? पीछे हमने देखा था कोप, चीक और ड्रैग। तो कोप होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, द टॉप शेल्फ, टॉप हेल्फ ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स, ऑप्शन बी। नाउ श्रिंकेज अलाउंस इज मेड बाई। श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है? जब हम लोग कास्टिंग को मोल्टन मेटल को डालते हैं मोल्ड कैविटी में और उसको हम लोग ड्राई होने के लिए छोड़ते हैं, सॉलिडिफाई होने के लिए, तो जब भी वो सॉलिडिफाई होता है तो जनरली क्या होता है, वो कंट्रैक्ट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस मानते हैं हमें बनाना था अगर 100 mm इंटू 100 mm का, लेकिन 100 mm साइड का हमें क्यूब बनाना था। अगर 100 mm ही हम लोग पैटर्न का साइज देंगे तो वो सिकुड़ के उससे छोटा हो जाएगा, 99, 98 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले से ही कैलकुलेट रखते हैं कि कितना ये सिकुड़ेगा। मटेरियल पर डिपेंड करता है कौन कितना श्रिंक होता है, उसके हिसाब से कौन कितना श्रिंक होगा हमें पता है। हम क्या करते हैं कि उतना एक्स्ट्रा अलाउंस, उतना एक्स्ट्रा डायमेंशन हम पहले से ही देते हैं, ताकि सिकुड़ने के बाद से जो एक्यूरेट डायमेंशन बचे वो हमें जो डिजायर्ड डायमेंशन है वही बचे। तो क्या करते हैं, हम मटेरियल ऐड कर देते हैं पहले से ऊपर। तो सब्ट्रैक्टिंग बिल्कुल नहीं होगा। इन दोनों में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, कोई सवाल नहीं है। बचता है ए और डी। तो एडिंग टू एक्सटर्नल डायमेंशंस एज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इंटरनल डायमेंशंस, एडिंग टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशंस। तो जैसे कि मैं बताया था कि सिकुड़ने के बाद से छोटा हो जाएगा हर चीज़, तो हम लोग ऐड कर देते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हॉट टीयर्स आर द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें बोल रहा है कि हॉट टीयर्स क्यों होता है, उससे कारण पूछा है, हॉट टीयर्स का कारण क्या है। तो मैंने पीछे बताया था हॉट टीयर्स का कारण है रेस्ट्रेंट ऑफ कंट्रैक्शन, मतलब सिकुड़ नहीं पाया सही तरह से। ओके, अब ऐसा रेस्ट्रेंट ऑफ कंट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट होता है। देखिए जो कंट्रैक्शन प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि कितना एरिया कांटेक्ट में है हमारे एनवायरनमेंट के, मतलब एटमॉस्फेयर कितना कांटेक्ट में है। जितना ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में रहेगा एटमॉस्फेयर के, उतना ही जल्दी कूलिंग होगा। तो कई सारे ऐसे इंट्रिकेटेड सर्फेसेस होते हैं जहाँ पे हम एनवायरनमेंट कांटेक्ट में ज़्यादा सर्फेस नहीं रह पाता जितना उसमें मटेरियल होता है। तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे कूल होता है, वो जल्दी कूल हो नहीं पाता है। यही हमारा रेस्ट्रेंट ऑफ कंट्रैक्शन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग भाषा में लिखा गया है कि रेस्ट्रेंट ऑफ कंट्रैक्शन, पर सही मतलब उसका ये है कि सही से कूलिंग नहीं हो पाता है
तो इसलिए वहाँ पे हॉट टीयर्स हो जाते हैं, क्रैकिंग ऑफ द कास्टिंग, मेटल कास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 19, परमिएबिलिटी ऑफ ए फाउंड्री सैंड इज। परमिएबिलिटी क्या होती है, सब लोग जानते हैं ये। फाइननेस ऑफ सैंड, गलत जवाब। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडर इन सैंड, गलत जवाब। कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, रॉन्ग आंसर। सही जवाब है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए सही जवाब है। ऑप्शन ए मतलब ये वाला। पोरोसिटी टू परमिट द एस्केप ऑफ गैसेस और एयर, मतलब उसमें छिद्रदार होता है, छिद्र रहते हैं ताकि जो गैसेस हैं वो निकल पाए, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। वैसे फाउंड्री सैंड के, कास्टिंग सैंड बोल लीजिए, इनके और भी कई तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, पर देखेंगे हम उनके बारे में। और फिलहाल तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। सही आंसर 19 का सही आंसर होगा 20। परमिएबिलिटी इज पुअर फॉर, परमिएबिलिटी पुअर होती है किसके लिए, परमिएबिलिटी पुअर होती है किसके लिए। ऑप्शन दिए हुए हमारे, फाइन ग्रेन्स, मीडियम ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन्स, राउंडेड ग्रेन्स। देखिए जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं, मतलब ऐसे बड़े बड़े ग्रेन्स होंगे, तो देख रहे हैं आप ये इनके बीच में स्पेस बच रहा है, स्पेस बच रहा है तो आसानी से हवा निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा फाइन ग्रेन्स का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे ग्रेन्स होंगे, छोटे 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 छोटे, तो छोटे छोटे ग्रेन्स होंगे ना, तो ये आपस में हर होल को फिल कर लेंगे। आपस में क्या करेंगे, हर होल को फिल कर लेंगे, बहुत ही नज़दीक नज़दीक आपस में हर होल को फिल कर लेंगे, तो इसलिए इसमें परमिएबिलिटी होती है वो कम होती है। तो इसका सही जवाब है, सही जवाब है इसका, ये तो आपने ध्यान से नोट कर लिया होगा। ऑप्शन ए, फाइन ग्रेन। नेक्स्ट, मेटल पैटर्न्स आर यूज फॉर, मेटल पैटर्न कब यूज किया जाता है। देखिए मेटल पैटर्न तब यूज किया जाता है जब हमारा जो प्रोडक्शन है, मतलब कास्टिंग जो प्रोड्यूस करना है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में करना हो, मास प्रोडक्शन करना हो। मास प्रोडक्शन करना हो तो बार बार हम मिट्टी का बनाएं और तोड़े, इससे अच्छा है कि मेटल का बना लेते हैं और उसी को बार बार यूज करते हैं हम लोग। तो मेटल पैटर्न का यूज किया जाता है जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तब। नाउ 22, द बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड इज यूज्ड फॉर, बाइंडर का यूज सिंथेटिक सैंड के केस में यूज किया जाता है किसके लिए। यूज फॉर मोल्डिंग इज, द बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड यूज फॉर मोल्डिंग इज का मतलब सिंथेटिक सैंड में अगर हमको मोल्डिंग बनानी है तो सिंथेटिक सैंड में बाइंडर यूज किया जाता है ताकि उसकी एडहेसिवनेस ज़्यादा है, वो स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसकी। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ये पूछ रहा है, उसके लिए हम लोग सब लोग जानते हैं, आप लोग यूज करते हैं बेंटोनाइट, बेंटोनाइट एंड वाटर। क्या है, बेंटोनाइट एंड वाटर। ऑप्शन डी सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। ओके, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा कुछ क्वेश्चन ये पूछ गए इधर, प्लीज क्या कहते हैं बाद में देखेंगे, हम 15 वाले क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। तो 15 क्वेश्चन नंबर 15 ये बोलता है ये द फॉलोइंग इज नॉट ए फाउंड्री टूल। फाउंड्री टूल निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखिए रिडल यूज किया जाता है, स्लिप भी यूज किया जाता है, ट्रॉल भी यूज किया जाता है जो मिट्टी उठाने वाला होता है। आर्बर जो दिख रहा है आपको, ये वो चीज़ नहीं है जो कि यूज की जाती है कास्टिंग में। सही जवाब हो जाएगा आर्बर। द वर्टिकल पैसेज फॉर ब्रिंगिंग मोल्टन मेटल टू माउल्ट कैविटी इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 16। उस वर्टिकल पैसेज को क्या कहते हैं जिसका यूज हम लोग मोल्टन मेटल को माउल्ट कैविटी में लाने के लिए करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसे होता है, हमारा कास्टिंग बनाने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। इसमें से ये जो दिख रहा है
हम लोग आसानी से मोल्टन मेटल आ जाए इसके लिए यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रेनर लगा देते हैं और ये भी होता है, ये स्प्लैश ताकि छिटके नहीं उसके लिए दिया जाता है। ओके, और यहाँ से रनर है जाता है, फिर उधर हमारा बना रहता है, हमारा बना रहता है जो भी है माउल्ड कैविटी है उसमें जाता है मोल्टन मेटल इसकी सहायता से और आसानी चला जाता है। तो इसमें से इस पार्ट को, ये जो पार्ट दिख रहा है इस पार्ट को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात इसको लोग स्क्रू बोलते हैं, SPRUE स्क्रू बोलते हैं। स्क्रू का मतलब आसानी से अलाउ करता है जाने को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्क्रू। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? स्क्रू, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी स्क्रू। ओके, द प्रोसेस ऑफ पावरिंग मोल्टन मेटल इन द कैविटी। क्वेश्चन 17 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ पावरिंग मोल्टन मेटल इन द कैविटी ऑफ मेटेलिक माउल्ड बाई ग्रेविटी इज नॉन एज। अच्छा, ग्रेविटी की सहायता से हम लोग जो हमारा मेटल है मोल्टन मेटल है उसको लोग गिरने दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल है, परमानेंट माउल्ड कास्टिंग, प्रेशर कास्टिंग, शेल मोल्डिंग एंड डाई कास्टिंग। देखिए, प्रेशर कास्टिंग तो प्रेस करना पड़ेगा, ये मतलब ग्रेविटी की सहायता से नहीं होता है। शेल मोल्डिंग भी ग्रेविटी की सहायता से नहीं होता है, डाई कास्टिंग में नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परमानेंट माउल्ड कास्टिंग। तो इसको यूज हम करते हैं ग्रेविटी की सहायता से। मोल्टन मेटल जो होता है गिरता है मोल्ड कैविटी में। क्यूपोला इज बेस्ट हो रही है। क्यूपोला का एक फर्नेस है, पढ़ा सेमेस्टर में जरूर पढ़ा होगा। क्यूपोला एक फर्नेस होता है, तो ये बेस्ट सूटेड है किसके लिए? कि मतलब सबसे अच्छा किसके लिए होता है? और इस तरह हम लोग को फर्नेस यूज करते हैं तो किस तरह के मेटल के लिए सबसे ज़्यादा होता है? तो ये हमारे फेरस मेटल के लिए मतलब वाइडली यूज किया जाता है। फेरस मेटल में कास्ट करने के लिए बहुत ही सूटेड ज़्यादा होता है ये, इसके लिए क्यूपोला फर्नेस का यूज किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फेरस मेटल। 18 और फिर 19-20 तो हमने स्टडी कर लिया था। पुरुष डी, ऑप्शन ए होता है, और इसका डी होता है कूप इन द फाउंड्रिंग। कूप का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर वाला पार्ट। श्रिंकेज अलाउंस, प्लेटिंग, ऑप्शन ए। हॉट टीयर्स क्या होता है? क्यों होता है? ऑप्शन डी होता है। उसके अलावा इस फ्लो नोट ए कास्टिंग डिफेक्ट कौन सा नहीं है? तो कार्बोराइजेशन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द विड्रॉल ऑफ पैटर्न हम यूज करते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। सरफेस टू बी मशीन उसको देते हैं हम लोग येलो कलर। स्टैंड मोल्डिंग, बॉटम मोस्ट पार्ट क्या कहते हैं? उसको ड्रैग बोलते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ शेल मोल्डिंग क्या है? हाई प्रोडक्शन रेट होता है। पर्पस ऑफ चैपलेट क्या होता है? सपोर्ट द कोर। चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग, हाई प्रोडक्शन रेट। यूनिफॉर्म स्टैंड हार्डनेस is obtained throughout the mold by which of the following molding machines? Same answer, sand slinger. In order to ram the sand softer on the pattern face and harder at the back of the mold, which of the following type of molding machine is used? Same answer है squeezing. The taper provided on the pattern for its easy and clean withdrawal from the mold is called taper. Question में लिखा हुआ taper provided, taper allowance. Which of the following is not a casting process? कौन सा कास्टिंग प्रोसेस नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी एक्सट्रूजन। वो कास्टिंग प्रोसेस नहीं है। सरफेस टू बी मशीन द मार्क्ड ऑन द पैटर्न बाय फॉलोइंग कलर, मशीन करने वाले येलो कलर से। ऑप्शन बी पहले ही बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये लेक्चर, और लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट क्या चाहते हैं, जरूर बताएं आप कमेंट्स में। और इसके अलावा मैं यहाँ बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे SSC JEE की प्रीवियस ईयर के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करूँगा। डेली आपको 1 या 2 वीडियो मिल ही जाएगी, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अगर अच्छा लगा है तो। नहीं अच्छा लगा है तो वो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है।
आखिर सुधार तो इसी तरह से होगी। मुझे पता तो चले क्या कमी है मेरे अंदर, मैं सुधार करूँगा जरूर। और कोई भी सुझाव दे सकते हैं कमेंट्स में। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए अच्छे से। आगे जो एग्जाम आने वाला है, नेक्स्ट एग्जाम ही आने वाला है, एकदम मतलब क्रैक करना है उसको, एकदम फोड़ के रख देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।